बफ बोर्ड है क्या? तो ये सर बफ बोर्ड में किस तरीके से आपका आगमन हुआ? किस तरीके से आप बफ बोर्ड के साथ जुड़े? बफ की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है वो कहीं न कहीं फँसी हुई है, तो उसको निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। बफ बोर्ड को लेकर विवाद क्यों होता आया है? इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? अभी जो एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस के सरकार में बफ बोर्ड को बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी दे दी गई या अब बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया। क्या इस देश में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? एक मुद्दा पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में काफी तुल पकड़ा हुआ है, जिसपे काफी चर्चाएं हुई हैं नेशनल मीडिया में, और वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान गया डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट शहबाज कमर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा वक्फ बोर्ड पे जितने भी आपके मन में सवाल या आपने जितने भी सवाल भेजे उन सारे सवालों का जवाब तो इनसे लेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, किस तरीके से इनका जीवन अभी तक रहा है। उसके बाद जो भी सवाल हैं उनका भी जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, किस तरीके से कैसे शुरू हुआ है? हमारा जर्नी जो है वो पहले तो हमने जो 10th जो है वो गाँव से ही किया, हमारा गाँव जो पड़ता है। उसके बाद मैंने 12th जो है वो गया अपना होम टाउन से किया। इसके बाद 12th करने के बाद मैं जो है इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया भोपाल, मध्य प्रदेश। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहा। उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिर से अपने होम टाउन में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ व्यवसाय भी करता हूँ, जैसे रेस्टोरेंट हमारा है, और मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। तो ये सर वक्फ बोर्ड में किस तरीके से आपका आगमन हुआ? किस तरीके से आप वक्फ बोर्ड के साथ जुड़े? देखिए कहीं न कहीं हमारी पूरी फैमिली सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी हमेशा आगे रही है, और हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं और लोगों की मदद करना हर संभव कोशिश होती है। तो एक मौका हमें भी मिला, ऐसा ऑफ़र था कि आप यहाँ के जो है प्रेसिडेंट आप बनाए जा रहे हैं या बनना चाह रहे हैं ऐसा। तो हमने उसके लिए किया और हमें बनाया गया। किस तरीके की जिम्मेदारी होती है जब आप पूरे गया जिले का, गया बहुत बड़ा जिला है और उस जगह का आप वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट है, तो क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए जितने भी यहाँ पे कब्रिस्तान है पूरे गया ज़िला में, और जितने भी क्या बोलते हैं मस्जिद हैं या जितना इदारा है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है जो भी वक्फ बोर्ड से, ठीक है, वक्फ से। उसकी पूरी देख-रेख हम लोगों के ज़िम्मे होता है, ठीक है। और यही मोस्टली काम होता है, और कोशिश ये होती है कि जो अभी देखिए क्या है कि वक्फ की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है वो कहीं न कहीं फँसी हुई है, तो उसको निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। आज के सिचुएशन, आज की कंडीशन से ज़मीन का आप सारी चीज़ें जान रहे हैं, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो उस पे ही मेन हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी कहीं न कहीं हमारे हाथ से निकली है या फिर हमारे हाथ से दूर है, उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग वक़्फ़ के बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो सही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों के मन में वो संदेह है कि क्या है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले सर पहला जो सवाल है वो कि वक़्फ़ बोर्ड है क्या? देखिए वक़्फ़ बोर्ड तो छोड़ दीजिए, पहले वक़्फ़ तो ये है कि खुदा की राह में, अल्लाह की राह में, ठीक है ना? या जी, भगवान जी। के राह में किसी चीज़ को दान कर देना, उसी को वक़्फ़ कहते हैं। और ये वक़्फ़ जो है आज के कोई ज़माने से नहीं, ये हमारे नबी के टाइम से चला आ रहा है, ठीक है ना? उस ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है? 1400 साल पहले का ये वाक़या है, ठीक है ना? तो उस टाइम से चला आ रहा है, उसी को आज वही है वक़्फ़। वक़्फ़ का जो जैसे आपने मतलब भी बताया कि वक़्फ़ का मतलब होता है हुँ। खुदा, भगवान या उस चीज़ के लिए दान करना। जी, जी। वक़्फ़ में जैसे कि किस तरह के कोई भी व्यक्ति वक़्फ़ में कौन से व्यक्ति दान करते हैं, या उसके लिए कोई पैमाना है, या ऐसा कुछ है कि जो जिनका जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी वो दान करेंगे, या जो बड़े लोग हैं वो दान करेंगे? देख देखिए क्या है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही दान करें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नहीं है। आज भी लोग क्या होता है कि हमने मान लीजिए कि
क्या अपनी ही प्रॉपर्टी में एक मस्जिद बनवाया, ठीक है। तो मस्जिद की जो देख रेख है, तो वो जब हमने बनवा दिया तो वो अल्लाह के राह में मैंने बनवाया, ठीक है। तो उसको देख रेख के लिए हमने सोचा कि हमारे देख रेख से अगर नहीं होगा तो ये बफ के अगर अंडर में रहेगा तो बेहतर देख रेख होगा। तो हमने उसको जो है बफ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवा दिया, तो बफ बोर्ड के अंडर में आ गई वो चीज़। तो उसके वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है, और अभी जो भी प्रॉपर्टी है बफ की ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टी कहीं न कहीं पहले की बफ़ की हुई है, ठीक है? सारी प्रॉपर्टी, और पहले के लोग बफ़ करके गए हैं। लेकिन उसमें भी कोई दायरा नहीं रहा है कि कोई एक समाज, एक कौम, एक कम्युनिटी, वो जो भी चाहते हैं, ठीक है, वो बफ़ कर सकते हैं। बफ का एक्चुअली जो बफ बोर्ड है, जो प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है, जैसे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, वो काम क्या होता है आप लोगों का? किस तरीके से एक्चुअल में जो है कि आप लोगों का या फिर बफ का जो पूरी इंडिया में बोर्ड है, काम कैसे करता है? उन लोगों का काम क्या होता है? देखिए, बफ़ का बहुत से सारी चीज़ें ये होती हैं कि हम लोग बफ़ में एक बोर्ड भी है, बफ़ बोर्ड है, ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो बफ़ तो वो तो खुदा की राह में किया गया, तो उसकी देख-रेख में एक बोर्ड बनाया गया है, ठीक है ना? वो बोर्ड सारी चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी में 10 दुकानें हैं, ठीक है? 10 दुकान है, 10 दुकान में जो भी उसमें मेंटेनेंस जो उसका रेंट आ रहा है, वो मेंटेनेंस में सारी चीज़ें जा रही है, उसके एवज़ में जो बचता है कुछ परसेंट है वो बोर्ड को जाता है, ठीक है? बोर्ड को जाता है, बोर्ड बहुत सारी चीज़ें में ये करता है कि कहीं गरीब बच्चे की शादी है, ठीक है? तो वो अपने मार्फत से वो उसमें खर्च करता है, या फिर कोई बच्चे यतीम है, वो अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसमें भी बोर्ड तक़सीम करता है, ठीक है ना? या फिर मान लीजिए कि कोई तलाकशुदा अभी स्कीम है एक तलाकशुदा का, ठीक है ना? तो उसमें भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कि समाज में वैसे लोगों के लिए हाँ, काम करता है, ज़्यादातर आप लोगों को कोशिश होता है कि जो लोग दबे रह गए हैं, नीचे रह गए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको उनको उत्थान जो के लिए। उनके उत्थान के लिए काम किया जाता है। वक्फ बोर्ड में शामिल लोग कैसे होते हैं? जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं या फिर और भी लोग जो मेंबर होंगे, किस तरीके से इसका कोई चुनाव होता है? या फिर कोई भी आप अगर किसी को बनाना चाहें तो आप अगर हट रहे हैं, आपका अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो आप किसी को बना के जा सकते हैं। इसका प्रक्रिया क्या होता है? देखिए, इसकी प्रक्रिया होती है एक आम तौर पे हम आपको नॉर्मल बता दें कि एक आम सभा टाइप का होता है, उसमें सारे लोग जुटते हैं, ठीक है ना? उसमें जुड़ करके वो चुनाव करते हैं कि ये सेक्रेटरी होंगे या ये सदर होंगे, ठीक है ना? या ये मेंबर होंगे, उसमें चुनाव हो करके उसके बाद वो लागू होता है। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्यों होता आया है? इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? इतना विवाद में क्यों आ गया अचानक से वक्फ बोर्ड, या इससे पहले भी विवाद होता आया है, तो क्यों होता है विवाद? देखिए, विवाद तो होना नहीं चाहिए, इसलिए कि वक़्फ़ जो है वो खुदा की राह में किया हुआ चीज़ है, और वो प्रॉपर्टी है, उसपे किसी का भी मालिकाना हक़ बिल्कुल नहीं है, सिवा खुदा के, ठीक है ना? तो इसमें विवाद की जहाँ तक की हुआ है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? जिसमें लोग अड़चन लगाते हैं, तो वो अपने पर्सनल मुफ़ाद के लिए, ठीक है ना? उसमें किसी ऐसा का जुड़ाव या सरकार का बहुत बड़ा ये नहीं होता, वो पर्सनल जुड़ाव होता है कहीं न क्योंकि कहीं। लोगों का बहुत सारे जो लोग हैं, उनका ये भी आरोप रहता है कि जो जितने भी कब्रिस्तान के आस-पास की ज़मीनें होती है, वक्फ बोर्ड कहता है कि वो आरोप लगता है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि वक्फ बोर्ड कहता है वो ज़मीन हमारी है। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोगों में बहुत ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग जो है अगर वक़्फ़ की है या फिर मान लीजिए कि किसी के द्वारा वक़्फ़ की गई है, हम लोग उसी दायरे में कोई काम करते हैं। आज तक हमारी मस्जिद या मदरसा या ईदगाह या आप मज़ार कहीं भी आप नहीं दिखा सकते हैं कि वो सरकार की प्रॉपर्टी में है, या किसी ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी में है जो वो लोग नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा होता ही नहीं, कतई नहीं हो सकता, और ये सब फ़ुज़ूल की बातें हैं, इस पे एक बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यू नेशनल मीडिया के ऊपर डिबेट होता आया है। बिल्कुल, और नेशनल मीडिया का कुछ बेहतर जो पत्रकार हैं, उनके अनुसार सिर्फ़ एक बदलाव का प्रस्ताव लाने की वजह से जो विवाद शुरू हो गया, जो पिछले कुछ समय से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो भी प्रस्ताव है, जो आया पिछले कुछ समय पहले, उसमें बि प्रस्ताव आने के बाद विवाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों विवाद हुआ? देखिए, वो विवाद बिल्कुल लाज़िम है, ठीक है?
देखिए इसमें कहीं से भी सरकार का इंटरफेयर, ठीक है ना, वक़्त में होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो कानून जो पहले से लॉ चला आ रहा है, उस पे सारी चीज़ें चली आ रही हैं, उस पे बदलाव करना कहीं न कहीं एक गड़े मुर्दों को फिर से उखाड़ने के बराबर होता है। तो फिर लोग, विपक्ष वाले लोग ये कहते हैं कि हाँ, बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आप अगर एक सोचिए कि आप एक पिता हैं और आपके 4 बच्चे हैं, तो फिर चारों बच्चों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। फिर वक़्फ़ के पास इतना पावर क्यों? बाकी और भी देश में और भी धर्म हैं या उनके पास जो बोर्ड है, उनके पास इतना पावर कम है, वक़्फ़ के पास ज़्यादा है। तो आप जो गवर्नमेंट जो स्कीम लेकर आई है कि उनका सिर्फ़ इतना ही, तो उसमें जो भी नेशनल मीडिया के अनुसार है, जो बेहतर पत्रकार हैं, बड़े-बड़े पत्रकार, उनके अनुसार कि सिर्फ़ उस जो पावर है, उसको थोड़ा ऐसा किया जाए कि सेकुलरिज़्म जो है, उस तरीके का देश में ऐसा कुछ माहौल ना बने। तो आपके हिसाब से मतलब क्या लगता है कि जो आया है, जो वो ले करना चाहते हैं, वो सही है या फिर उसमें छेड़छाड़ ना किया जाए? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी धर्म से जो भी जुड़ा हुआ मसला होता है, चाहे किसी भी धर्म से हो, ठीक है ना? वो कहीं आस्था से जुड़ा हुआ मसला होता है। बिल्कुल, तो उसके साथ कोई भी सरकार आएगी, जाएगी, 10 सरकार आई, 10 सरकार जाएगी, ठीक है ना? अभी कुछ है सरकार। इसमें कहीं भी कहीं मेरा ये मानना है कि जो चला आ रहा है उसके साथ छेड़छाड़ करना किसी भी धर्म के साथ या किसी की आस्था के साथ सही नहीं है, ठेस पहुँचाने के बराबर है। तो इसमें मेरा ये पर्सनल मानना है और कि इसमें जो है आप किसी के साथ छेड़छाड़ ना करें, जो क्योंकि जैसा आ रहा है वो चले। क्योंकि इस मुद्दा को उठने के बाद आपने देखा कि जो सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं या जो भी धर्म गुरु हैं, वो भी उठे और उन्होंने भी अपना एक बोर्ड का मांग कर दिया, और भी धर्म वाले जो भी लोग हैं, वो भी उठेंगे, मांग करेंगे। तो फिर इससे आपको क्या लगता है देश में किस तरीके का माहौल बनेगा? या फिर सनातन बोर्ड वालों ने जो मांग किया, उनकी मांग सही है? क्या लगता है आपको इसके ऊपर? देखिए बोर्ड जो है वो गठन तो सरकार का काम है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। उसमें और उसमें क्या होता है कि वो संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसमें तो टिप्पणी करना ठीक नहीं लेकिन वो सरकार और सब कोई लोग स्वतंत्र हैं, वो अपनी सरकार से हर अपनी माँग रख सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है? लेकिन जहाँ तक वक़्फ़ का मामला है, ठीक है ना? तो वक़्फ़ किए हुआ प्रॉपर्टी जो है वो कहीं न कहीं अब हर कोई ये जानता है कि वो अल्लाह के राह में किया हुआ है, ठीक है ना? उसी राह में किया हुआ और उसका जो भी फ़ायदा या जो भी ये होता है, वो कहीं न कहीं उस बेसहारा लोगों के काम आता है, ठीक है? तो इसीलिए किया गया है और उसके साथ छेड़छाड़ करना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है, पिछला जो संशोधन या एक्ट जो वक्फ बोर्ड बना था, वक्फ बोर्ड एक्ट जो बना था 1954 में, पंडित जी। जवाहरलाल नेहरू के समय पे बना था। उसके बाद से अभी जो एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है, उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस के सरकार में वक्फ बोर्ड को बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी दे दी गई या अब बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया। देखिए, अलग से तो कोई पावर नहीं दिया गया है, जो पहले का था 1954 का वही सारी आर्टिकल पे सारा चीज़ चल रहा है, आज भी, ठीक है? और ये जो है किसी सरकार के द्वारा अभी फिर से इसमें जो भी हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो बेहतर नहीं है, ठीक है? और जो जैसे चल रहा है वो चले। अब रही बात कि अगर और भी लोग अलग-अलग बोर्डों की माँग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको तो सरकार को ही निर्णय करना है, कि इस पे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी उन मुद्दों के बाद ओवैसी साहब का एक बयान आता है जी। कि बीजेपी चाहती है या बीजेपी आरएसएस का ऐसा एजेंडा रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश में वक्फ बोर्ड पे खतरा है? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी तरह का खतरा है। पूरे नेशनल मीडिया पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो लगातार चिल्ला कर कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है या एनडीए गवर्नमेंट चाहती है कि इस देश से वक्फ को खत्म कर दिया जाए। तो आप भी यहाँ पे हैं, आपको किसी तरीके का अभी तक जब से वो प्रस्ताव आया है, अभी तो पारित भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ उस पे बात चलना शुरू हुआ था। तो तब से आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ या फिर आपके नज़रिए से क्या लगता है? देखिए किसी सरकार तो देखिए अपना एक एजेंडा लेकर चल रही है, ठीक है? वो एजेंडा हर लोग जानते हैं, उससे छुपा हुआ नहीं है, ठीक है? और रही बात कि वक़्फ़ को ख़त्म करना, तो वक़्फ़ को ख़त्म करना हमें नहीं लगता कि पॉसिबल है, किसी भी हद से। इसलिए कि आज की चीज़ नहीं है,
ठीक है, और किसी की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला इतना जल्दी आप खत्म कर दें, ये पॉसिबिलिटी वाली बातें नहीं है। बफ को क्या इतनी जो पावर की बात होती है कंटिन्यूस की बफ के पास बहुत पावर है, क्या क्या जरूरत है बफ को इतनी पावर की? बफ के पास क्या पावर है? हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास कुछ है। देखिए, बफ के पास ये है कि बफ की प्रॉपर्टी जो है, वो किसी रीज़न से या मतलब मान लीजिए कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो किसी का उस पे गलत अधिक्रमण है या गलत कब्ज़ा है, अब वो उसको लिया जा रहा है, ठीक है? उसमें है ऐसा कि वो आराम से उसको ले सकते हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है? तो उसको लेना अगर खुद की ज़मीन, मान लीजिए हमारी खुद की ज़मीन है, किसी का उस पे गलत कब्ज़ा है, अगर हम ले रहे हैं उसको, रिटर्न ले रहे हैं और इसका अधिकार है हमें, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा अलग से कोई अधिकार, बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। पावर का इन द सेंस कि इंडिया में रेलवे के बाद और जो भी हमारा फोर्स है इंडियन आर्मी के बाद उसका तीसरे नंबर पे बफ की प्रॉपर्टी है। तो अगर बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी है या जो भी पावर है उसको सीमित रखा जाए, क्योंकि अगर अभी आप लोग का तीसरे नंबर पे बफ की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि बफ की प्रॉपर्टी जैसे आप बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बफ की है, लेकिन बफ अभी उस पर काम कर रहा है, वो अभी आया नहीं है, सरकार का बहुत जमीन का मसला चलता है। तो क्या जरूरत है ऐसे देश में जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, किसी एक धर्म के पास अगर इतना ज्यादा प्रॉपर्टी हो, तो फिर जो सेकुलरिज्म है, जो लोग अगर एक बार अचानक से उठेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस देश के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, हम बताएँ आपको, बहुत जेन्युइन चीज़ है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बिहार में एक स्कीम निकला कि अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए। वो पूरे बिहार में हर ज़िला में बनना है, ठीक है ना? हमने भी चयन किया यहाँ पे कोठी में, इमामगंज विधानसभा अंतर्गत है वो। कोठी में एक ओवैदिया है मदरसा, उसकी प्रॉपर्टी है। वहाँ पे मैंने चयनित किया है गया ज़िला के लिए। वहाँ पे सारा पेपर गया भी है, ठीक है? और बिहार में अभी किशनगंज में और 2-3 जगह अररिया 2-3 जगह वहाँ तो पे ये बना है। बफ बोर्ड हाँ, बफ बोर्ड की ही प्रॉपर्टी में वो स्कूल बना है। गवर्नमेंट बनाएगी या बफ? नहीं, गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट बनाएगी और ये बफ बोर्ड ज़मीन दे रहा है। बफ बोर्ड तो बनाएगी। एक चीज़ बताइए कि कहीं न कहीं वो जो प्रॉपर्टी है, उससे गरीब तबके या जो बेसहारा लोग हैं, बेसहारा जिनको एजुकेशन के प्रति उतना ये नहीं है, उनको एजुकेटेड करने के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है, तो कहीं न कहीं बोर्ड तो आपको ज़मीन अवेलेबल करा रहा है ना सरकार को। क्योंकि वो वही चीज स्कीम है, बिल्कुल। ठीक है, वो दे रहा है। ऐसा वही नहीं कि वो बोर्ड जो है वो रखे हुआ है बस। ऐसा नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है, सरकार से टचअप है, सारी चीज़ें हैं, तो स्कीम जो धरातल पर लाना है, लोगों का उत्थान करना है, उसके लिए वो ज़मीन यूज़ हो रही है और होगी हमेशा। क्योंकि देखिए इस देश में जैसे हर धर्म के लोग रहते हैं, दूसरे धर्म वाले लोग के मन में एक दुविधा उत्पन्न हो जाता है कि हमारे बोर्ड के पास या हमारे धर्म का कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई भी धर्म हो। लेकिन मुस्लिम का जो एक मुस्लिम धर्म का जैसे वक्फ बोर्ड है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है या जो ताकत है, तो लोग ऐसे बहुत सारी बातें चलने लगती है समाज के अंदर, देश के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस देश में दंगे हो जाएं, फिर कहीं ऐसा इस देश का जो एक माहौल है जो अभी बना हुआ है कि जैसे हम हैं, आप हैं, हर लोग यहाँ खुशी से रह रहा है, काम कर रहा है, तो इस वजह से उनके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि बफ अभी आपने जैसे सरकार को जमीन दी, उसके ऊपर क्योंकि हर चीज सरकार के अंदर आता है और कहीं ना कहीं बफ भी सरकार के अंदर ही आता है, तो उसके ऊपर जो पावर होना चाहिए वो सरकार का ही होना चाहिए कि पावर बफ बोर्ड के लोग ही चला, जैसे आप प्रेसिडेंट आप ही चला, लेकिन उसके ऊपर जो लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो सरकार के पास होना चाहिए। लोगों का ऐसा सवाल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वक्फ बोर्ड तो आज बना नहीं है। बिल्कुल ये 1954 का है, समझ लीजिए यहाँ पे। और वक्फ तो हमारे नबी के टाइम का है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो एक चीज़ बताइए कि इससे पहले आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे विवाद या कोई ऐसा उन्वाद ना हो, तो इससे पहले किसी को कोई एतराज़ नहीं था। 2014 के बाद जो गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इससे पहले इस पे कभी बात ही नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि बफ बोर्ड होता क्या है, बफ क्या है। जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, जब पिछले कुछ समय से ये बातें उठी, नेशनल मीडिया में बातें चली, तब आम लोग तक ये बात पहुंची कि बफ बोर्ड भी कोई चीज होता है।
जी, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि बफ तो आप सारी चीज़ें हैं, आप बफ का सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ये गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट से तो हटा हुआ नहीं है, बाहर नहीं है, ठीक है ना? इस पे एक कमिटी होती है, कमिटी जो है वो हर स्टेट में अपना चेयरमैन का गठन करती है, ठीक है? यहाँ के चेयरमैन बिहार स्टेट के जनाब इरशादुल्ला साहब हैं, ठीक है? वो लगभग 17-18 साल से वो चेयरमैन हैं, ठीक है? तो ये जो है मेरा जो मानना है कि किसी भी कम्युनिटी या किसी भी इसको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई आज की चीज़ें बनी हुई नहीं आ रही, अब नया-नई सारी चीज़ें हों, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना? कोई आज का मामला नहीं है और बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, तो बोर्ड जो है सरकार के ही गठन से हुआ है। जी। अच्छा, आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसे सनातन बोर्ड का जो मुद्दा उठा है, क्या इस देश में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? देखिए ये इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो बेहतर होगा और लेकिन ये नहीं सरकार का है, जी, बिल्कुल सरकार का सरकार का मसला है, है। लेकिन क्या आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? देखिए वक्फ का तो मामला अलग है, वक्फ बोर्ड के साथ सनातन बोर्ड को हम नहीं जोड़ सकते हैं और ये कहीं न कहीं इस चीज़ से वो हमें लगता है कि ये सरकार का मसला है, इस पे टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा। आपके भाई साहब के बारे में आप कुछ बता रहे थे। थोड़ा-सा उनके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए, आपके पिताजी के बारे में थोड़ा बताइए? हमारे पिताजी जो है वो भी पॉलिटिक्स में थे और वो चतरा लोकसभा उस टाइम बिहार और झारखंड कंबाइंड था। 2000 से पहले? हाँ, 2000 से पहले। तो चतरा लोकसभा से वो एक एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और भाई जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं बिहार में और अभी जो है वो जदयू के यहाँ माइनॉरिटी सेल के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। जी। आप अपने भविष्य को लेकर किस तरीके का सोच रख रहे हैं कि आप भी कभी राजनीति में आएँगे या फिर देखिए, अभी तो हमारा राजनीतिक माना का कोई वैसा ये नहीं है, लेकिन हाँ भैया है पॉलिटिक्स में और हम लोगों का सारे लोगों का ये है मानना कि उनको अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग बढ़ावा देंगे, ठीक है। वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएँगे तो फिर देखा जाएगा आने वाले कल में। तो अभी सुन रहे थे आप शहबाज कमर साहब को, उन्होंने जितने भी सवाल थे जो मन में संदेह उत्पन्न हुआ था आम लोगों के मन में, क्योंकि क्या होता है कि नेशनल मीडिया पे लोग देखते हैं और उनसे बात करने का प्रयास नहीं करते हैं जो एक्चुअल में उस काम को कर रहे हैं। तो हमने प्रयास किया कि उनसे बात किया जाए जो एक्चुअल में जिनके पास वो पावर है, एक्चुअल में जो इस काम को कर रहे हैं, जो वक़्फ़ के बारे में बेहतर जानते हैं, बेहतर बता सकते हैं। तो हम उनसे बात करने का प्रयास किए और हमारे सारों सवालों का इन्होंने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी इसी तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे। हमारा पॉडकास्ट करने का जो मकसद है, हमने पिछले वीडियो में बोला था और अभी भी कि हमारा मकसद इसी तरीके का होता है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जिससे जिन मुद्दों को लोगों को जानना ज़रूरी है और क्योंकि आम लोग तक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन चला जाता है, लोगों को गलत चीज़ें पता चल जाती हैं। नेशनल मीडिया पे भी कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सिर्फ़ टीआरपी के लिए भड़काऊ या फिर इस धर्म को ऐसा, उस धर्म को वैसा किया जाता है, लेकिन लोगों को एक्चुअल जानना बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ और हम बोलेंगे जी, कि देखिए जितनी भी मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर में, जी, ये जितनी भी मस्जिदें हैं, सब में एक कमेटी होती है, बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। किसी भी आपके देश के अंदर एक मंदिर है, ठीक है ना? उसमें किसी बाहर गैर मज़हब मतलब आपके धर्म से हटकर मतलब गैर मुस्लिम समाज से हट करके, ठीक है? मुस्लिम समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है बिल्कुल, ना? तो बिल्कुल। वह भी कहीं न कहीं उसी दायरे में आता है। ये मेरा है ये बोलना और वो सारी चीज़ें सबके सामने है, ठीक है ना? बिल्कुल, और हम लोग या ये धर्म कभी ये इजाज़त नहीं देता कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ प्रॉपर्टी हो, जहाँ गवर्नमेंट का हो या कोई नहीं देना चाह रहा है कुछ ऐसी समय, वहाँ पे कुछ उसका धार्मिक ये बना दें, ठीक है? धर्म इसकी इजाज़त कभी नहीं देता है। इस धर्म की बात आई तो इस पे एक सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे। कुछ भी ऐसा मुद्दा आता है, जैसे इससे पहले सीए एनआरसी आया,
इतना विवाद क्यों होता है इस देश में? क्या मुस्लिम लोग को या मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लगता है, क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि कुछ गलत किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, या कभी आप जहाँ रहते हैं, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे हर लोग हैं और मिक्स लोग रहते हैं, भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा या फिर कभी आपको ऐसा डर लगा कि अब जो एनडीए गवर्नमेंट आई है उससे, क्योंकि लोग एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी या फिर मुस्लिम के जो भी लीडर हैं या मुस्लिम के जो धर्म गुरु हैं लगातार उस पर टिप्पणी करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो इस सवाल हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सीए एनआरसी के टाइम में जो जितना धरना हुआ पूरे हिंदुस्तान में हर लोग जानते हैं। उसके बाद जो है 20 का उससे इससे एक और सवाल, क्या कुछ नुकसान हुआ सी और एनआरसी आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को? नहीं, नुकसान तो कहीं से भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? और इसको जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा भी दिया गया, ठीक है? और बोला ये जाए तो मेरा ये कहना है कि शायद ऐसा गवर्नमेंट का स्कीम था कि वो बाहर से आए गैर मतलब मुस्लिम को, ठीक है ना? उनको नागरिकता देना था, ठीक है? और बाहर से आए मुस्लिम को, ठीक है ना? उनको ये था रोहिंग्या कह के उनको जो भी था बाहर करना था। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जब अगर मान लीजिए कि बाहर से कोई भी कास्ट आती है, ठीक है ना? तो अगर एक कास्ट को आप जो है नागरिकता दे रहे हैं और एक कास्ट को नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? तो विवाद की जो कहीं न कहीं जड़ जो है आप छोड़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल। इस पे एक और थोड़ा-सा सवाल, अगर आप उसका जवाब देना चाहें, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अ, बहुत ऐसा भी देखा जाता है कि जब अभी कुछ दिन पहले जो युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, उस बीच में जो राफ़ेह में हुआ, वहाँ वहाँ के लिए मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी होती है और असदुन ओवैसी साहब खड़े होते हैं और भी बहुत लीडर खड़े होते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। फिर ये तो दोहरी नीति या फिर दोहरापन है कि अपने लोगों के लिए, जैसे आप उस समय भी विरोध किए सी और एनआरसी का, क्योंकि वो गैर मुस्लिम के लिए या फिर जो भी रोहिंग्या का है कि उनको इस देश में नागरिकता देने का नहीं, बाकी कोई अगर धर्म का आता तो उनको दिया जा रहा था। तो फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पे बहुत सारे लीडर नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए, कहीं भी हो और सबसे बड़ी चीज़ है मानवता इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना? उस चीज़ को देखते हुए अगर आपको बोलना है या आवाज़ उठाना है, तो जहाँ गलत हो रहा हो, चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ हो, ठीक है ना? वहाँ पे आपको बोलना चाहिए, ठीक है? ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, बिल्कुल, ठीक है ना? तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, ये जो भी वहाँ पे घटना घट रही है, ठीक है ना? वो गलत है। बिल्कुल, उस क्योंकि पे पॉलिसी 2 पॉलिसी नहीं सेम पॉलिसी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हम यूक्रेन या फ़िलिस्तीन जहाँ भी हो रहा है हम उस पे आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ के प्रति। तो अगर बांग्लादेश में भी हो रहा है तो उस पे भी आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि हम इससे पिछले जो एपिसोड था हमारा, उसमें टीका खान साहब आए, तो उनसे भी, तो उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही कि जो युवा हैं वो फँस चुके हैं। इस तरीके से फँस चुके हैं कि जो सनातन धर्मी है या जो अदर धर्म है, वो अपने धर्म गुरुओं के जो बाकी लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के युवा हैं, उन आपस में उनकी बातचीत नहीं है। आज के समय पे उनकी दोस्ती आपस में नहीं है। इस वजह से वो एक ज़हर-सा घुलता जा रहा है समाज में, और इसी वजह से जो उन्माद पैदा होता है, जो भी ऐसा चीज़ें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारे समय में जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पे हमारा एक हिंदू दोस्त था। हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज के समय में युवा अलग-अलग कम्युनिटी का अलग-अलग कम्युनिटी में ही रहता है। उनके साथ आपस में दोस्ती नहीं है। नहीं, देखिए, कुछ परसेंटेज हैं, ये बहुत हम इसका बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, माइनर है ऐसा। और ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी सारी चीज़ें जानते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है, हम लोग भी यहाँ पे जिस समय पे क्या होता है कि उन्होंने इसको लेकर ये बात कही कि जिस समय पे जो आपका फेस्टिवल होता है या जो जो जिस समय पे इसको खड़ा करो, उसको खड़ा करो, जो धर्म गुरुओं के साथ हो जाता है, तो उस समय पे क्या होता है कि वो अलग हो जाते हैं, आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ इन्हीं की नफरत की जो एक बीज जो बोया जा रहा है, उस तरीके से वो फिर वो नफरत दिखने लगता है। उस समय पे जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो बातचीत होना चाहिए, क्या आपको लगता है बातचीत होना चाहिए? क्योंकि हर समस्या का हल बातचीत से ही है। बिल्कुल होना चाहिए और हम इसका जो है बिल्कुल समर्थन करते हैं। देखिए, आपसी भाईचारे का जो भी हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपसी भाईचारे का माहौल आज नहीं हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ बिल्कुल, रहा है, तो बिल्कुल। और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इस चीज़ को और बढ़ावा दें।
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें आपसी भाईचारे का, बिल्कुल, और कोशिश करना चाहिए कि आपके फेस्टिवल में हम बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, हमारे फेस्टिवल में आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, बिल्कुल, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा पूरी तरह से जो माहौल होगा, वो बहुत अच्छा होगा। और हम लोगों को यहाँ पे कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोगों की जो अभी जनरेशन चल रही है, ठीक है ना? ये जनरेशन को देख कर के ही आगे की जनरेशन बढ़ेगी, ठीक है ना? बिल्कुल, तो इस जनरेशन को जो भी उस तबके, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी में लोग हों, कुछ वैसे होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। उनको बिल्कुल उनका उत्थान नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी उनको मानसिकता रख कर के हम लोग को नज़रअंदाज काम करना चाहिए, बिल्कुल, उनको नज़रअंदाज कर नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से तो हर इंसान हाँ, का होता नुकसान है। होगा और ल उसमें ज़्यादा वैसे लोग फँस जाते हैं जो रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए किसी तरीके से मेहनत करके अपना रोज़मर्रा का जीवन व्यतीत करते हैं। ज़्यादातर वैसे लोग ही उसमें फँस जाते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं या फिर जो वैसे लोग हैं जिनके पास है, वो सिर्फ़ चलाते हैं, चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं और उसमें फँसता गरीब आदमी ही है हमेशा। बिल्कुल, देखिए क्या है, कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है, अनुवाद होता है, तो कहीं कोई पॉलिटिकल लीडर का बच्चा या पॉलिटिकल लोग कहीं से कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो आम नागरिक होते हैं, उन पे ही सारी गाज गिरती है कहीं न कहीं, ठीक है? तो हम लोगों को ये, और मेरा तो ये है कि कहना है कि हम लोगों को सोसाइटी में ऐसी मुहिम चलाना चाहिए, चाहे जिस भी तहत हो, ठीक है ना? सोसाइटी में चलानी, नुक्कड़ ही सभा करके चलाना चाहिए, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि सोसाइटी का जो हम लोगों का जो है ना, उत्थान तेज़ी से होगा। जो माइंड आजकल सेट, गलत माइंडसेट के लोग हैं, जो गलत अफ़वाहें फैला-फैला के और लोगों को एक तरह बरगलाने का काम कर रहे हैं, उससे ये चीज़ दूर होगा। और हम लोग ख़ास करके हम लोगों को ये करना चाहिए कि फेस्टिवल जो भी हो, चाहे मुस्लिम का हो या गैर मुस्लिम का हो, दोनों में लोग पार्टिसिपेट करें। तो बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो गलत जो इस टाइप के लोग हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल न कहीं धूमिल होगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्रयास इसी तरीके का रहता है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से हर किसी को लेकर हर चीज़ को लेकर उन मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाया जाए, जैसे आप लोगों को बुलाया जाए और फिर वो बातें आम लोगों तक पहुँचाया जाए क्योंकि आम लोग तक जब वो बातें नहीं जाएँगी, तो आम लोग भी नहीं समझ पाएँगे क्योंकि उन उन तक हमेशा वही बातें पहुँचती हैं जो नेगेटिव होती हैं। पॉज़िटिव बातें पहुँचाने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि नेशनल मीडिया है, उस पे वो सिर्फ़ टीआरपी के लिए काम होता है, वहाँ पे सिर्फ़ लोग टीआरपी करते हैं, अ, 2 लोग को बैठाते हैं, इस तरीके का डिबेट करते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं और बाकी बेहतर तरीके से आप भी ऐसा और हम भी कोशिश करेंगे कि आप भी कुछ ऐसा करें कि जिससे जहाँ भी आप रहते हैं या जहाँ भी जो लोग हैं कि हमेशा एक अच्छा मैसेज जाए और लोग आपसी भाईचारे के साथ साथ में रहें। बाकी देखिए, एक और चीज़ हम बोलेंगे कि देखिए क्या है, सोशल मीडिया जो है ना, इसका सबसे बड़ा जो है कारण सोशल मीडिया है, ठीक है ना? अब मान लीजिए कहीं कुछ होता है, अदर स्टेट में होता है, ठीक है ना? अदर स्टेट में होता है, वहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ, कैसा क्या हुआ, वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन वो सोशल मीडिया की तरह हमारे मोबाइल पे आया, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा और उससे प्रभावित हम हो रहे हैं और आप हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा जो जड़ है इसमें सोशल मीडिया है। तो हम तो बोलेंगे कि गवर्नमेंट को इस पे कड़ा रूल होना कि ऐसा इस टाइप का वीडियोज़ या फ़ोटोज़ या जो भी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल इस पे रोक हो, ठीक है ना? और साइबर से इस पे जो अगर कड़ा से कड़ा हो, इस पे कानून लाया जाए। बिल्कुल क्योंकि फालतू का बहुत सारा ऐसा भी वीडियो वायरल कर दिया जाता है जो सही नहीं होता है। जी, जी। और आज सोशल मीडिया लेकिन उसका सही है, इस पे सरकार को ऐसा कोई कानून लेकर आना चाहिए जिस पे जो भी लोग ऐसा करते हैं, जो भी लोग उन्माद पैदा करते हैं या जो भी लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग बँटें, उनके ऊपर कोई ऐसा कानून लाया जाए, जिससे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बाकी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, फिर से जी, आपने थैंक यू, थैंक सारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और उम्मीद करते हैं आप लोग भी आज बफ़ बोर्ड को किस तरीके से काम करती है, बफ़ बोर्ड है क्या, उसको समझ पाए होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।